लग रहे हैं तो सुनते रहो। चलने दें। नहीं। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की या ब्रांचेस ऑफ साइंस की। तो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस मैंने कल आपको बताई थी, और इसके अलावा कुछ जो इम्पोर्टेंट मेजरिंग यूनिट्स और मेजरमेंट डिवाइसेस थी उनकी हमने बात की थी। तो कुछ पूछ लेते हैं आपसे, जल्दी जल्दी बताइए। एनीमोमीटर एयर के लिए, वायु की दिशा वगैरह के लिए, चलो बढ़िया। हाइग्रोस्कोप, हाइग्रोस्कोप ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी या आर्द्रता के लिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोस्कोप। ऑल्टीमीटर हाइट के लिए, और फेदोमीटर डेप्थ या गहराई के लिए था। याद है आप लोग को? एक्टिनोमीटर रेडिएशंस थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। और इसके अलावा पायरोमीटर हाई टेम्परेचर के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल कर रहे थे। और गाइगर काउंटर मेथड रेडियो एक्टिव वेव्स के लिए, ठीक है। और रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो इनको आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। फिर हमने कुछ ब्रांचेस की बात की थी जो मिक्स हो रही हैं, चलो बताइएगा। फाइकोलॉजी एल्गी या शैवाल के लिए। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी फंजाई या कवक के लिए, ठीक है। फाइटोलॉजी, फाइटोलॉजी प्लांट्स के लिए, इसी को बॉटनी, ठीक है। हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी लिवर के लिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे अच्छे से। और टिश्यू के लिए क्या थी? तो हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी जो थी वो किसके लिए थी? टिश्यू या ऊतक के लिए। कौन कौन से टिश्यू थे ह्यूमन में? कौन कौन से? तो सबसे पहले नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, मस्कुलर यानी कि पेशीय ऊतक, कनेक्टिव संयोजी ऊतक, और एपिथेलियम यानी कि उपकला ऊतक। और इसमें हमने आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, एक लिगामेंट और एक टेंडन। लिगामेंट क्या थे? बॉन टू बॉन को कनेक्ट कर रहे थे, तो हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले लिगामेंट, और हड्डी से पेशी, तो मसल टू बोन क्या था? टेंडन। और कितने पेयर थी रिब्स? 12 पेयर रिब्स थी। और 12 पेयर क्रेनियल नर्व, कपालीय तंत्रिकाएं 12 पेयर थी। 31 पेयर स्पाइनल नर्व या मेरुरज्जु की तंत्रिकाएं थी। और हमने आपको एक फॉर्मूला ही बताया था वर्टिब्रल कॉलम का, C7T12L5, पहले क्या था? S5 और CX4। तो C7T12L5 S5 CX4, ये रीढ़ की हड्डी का फॉर्मूला था। टोटल बॉन्स 6। ऑस्टियोलॉजी, तो ऑस्टियोलॉजी किसकी है? बोन्स की, हड्डियों की स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी के रूप में जानते हैं, ठीक है। अच्छा, हाई सॉरी लो टेम्परेचर पर जो स्टडी हो रही थी, क्रायोबायोलॉजी। चलो, अब आ जाते हैं, हम आगे की बात कर लेते हैं जल्दी से जरा। तो याद करिए, ऑप्थेल्मोलॉजी स्टडी ऑफ आईज, ऑर्गेनोलॉजी ऑर्गन्स की, ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स की। याद है? ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी पक्षी विज्ञानी कौन थे? एओ ह्यूम। और बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी बोन्स की। अच्छा चलो, थोड़ा सा दो बातें बता दो, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बोन, ठीक है। तो ये स्टेप्स या स्टेपीज जो भी बोले आप इसे, सबसे छोटी बोन होती है कहाँ होती है? कान में। और सबसे बड़ी फीमर। तो कैसे याद रख लोगे? F4 फुट या फीट। तो फीमर यहाँ पैर में होती है हमारी, थाई वो नहीं है। ऑटो लैरिंगोलॉजी ईयर नोज और थ्रॉट की स्टडी। अब मैंने आपको बताया था पैलियोजूलॉजी और पैलियो बॉटनी। तो पैलियोजूलॉजी आया मतलब
एनिमल फॉसिल्स होंगे और बॉटनी आ जाएगा तो प्लांट फॉसिल, तो स्टडी ऑफ फॉसिल ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो जंतुओं के जो, अब फॉसिल मतलब क्या, तो जीवाश्म, तो जंतु जीवाश्मों की जो स्टडी होती है वो पैलियोजूलॉजी, और पौधों के जो जीवाश्म होती है उनकी स्टडी पैलियोबॉटनी कहलाती है। ठीक है, पैलिनोलॉजी, तो पॉलन ग्रेन्स याद है आपको, पराग कण जो होते हैं, ठीक है, तो उनकी स्टडी है। फिर है आपकी पैरासाइटोलॉजी, तो जो पैरासाइट यानी कि परजीवी, ठीक, तो पैरासाइट या परजीवी जिनकी स्टडी क्या कहलाती, पैरासाइटोलॉजी। हाइपर पैरासाइट जानते हैं आप लोग, पैरासाइट पर पैरासाइट, तो पैरासाइट ऑन पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट यानी अति परजीवी। एग्जाम्पल बताओ जल्दी, हाइपर पैरासाइट का एग्जाम्पल आप सब जानते हैं, और प्लाज्मोडियम, बिल्कुल। ये जो प्लाज्मोडियम है ये पैरासाइट नहीं है, हाइपर पैरासाइट, प्लाज्मोडियम। देखो, हम मानवों पर परजीवी कौन है, मच्छर, और मच्छर कौन खून पीता है, फीमेल एनाफ्लीज, यही पीती है मलेरिया वाली। और इस पर जो पैरासाइट है वो प्लाज्मोडियम है, तो हो गया पैरासाइट ऑन पैरासाइट, इसीलिए इसे कहते हैं हाइपर पैरासाइट। ये 2 मार्कर क्वेश्चन है आपके मीन्स के लिए, तो ध्यान रखना, परजीवी पर परजीवी अति परजीवी कहलाता है। उदाहरण, अब ये बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, और जहाँ जहाँ कैरियर के रूप में मच्छर है और उसके लिए कोई डिसीज हो रही है तो वो सब हाइपर पैरासाइट हो जाएंगे, क्योंकि मच्छर जो है वो हम पर परजीवी है और वो मच्छर पर परजीवी है। तो इस तरीके से हाइपर पैरासाइट का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। अति परजीवी मतलब परजीवी पर परजीवी, तो पैरासाइट ऑन पैरासाइट। चलो आगे बढ़े, पैथोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ किसकी, वेरियस डिसीज इन ह्यूमन बीइंग्स। तो पैथोलॉजी के अंतर्गत जैसे आप इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं तो क्या हो रहा है, स्टडी ऑफ वेरियस डिसीज इन ह्यूमन बीइंग, तो मानव में बहुत सारी बीमारियां हैं उनकी जो स्टडी होती है वो पैथोलॉजी के अंतर्गत आती है। पैराजूलॉजी, तो किसके लिए, पॉरीफेरा की जो स्टडी है, पॉरीफेरा है, सुना है पॉरीफेरा, ऐसे जीव जिनके शरीर में फोलियोल होते हैं, पोर बियरिंग एनिमल्स भी बोलते हैं पॉरीफेरा को। पीडोलॉजी, सॉइल आपको बता चुके हैं, पीडोजेनेसिस क्या थी, सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण। फार्माकोग्नोसी, ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी में क्या करते हैं, मेडिसिनल प्लांट से जो डील की जाती है वो फार्माकोग्नोसी है। और फार्माकोलॉजी, अच्छा इसमें अंतर नहीं जानते लोग अक्सर कि फार्माकोग्नोसी और फार्माकोलॉजी में अंतर क्या है। तो फार्माकोलॉजी बेटा स्टडी ऑफ सिंथेसिस एंड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन ऑन ऑर्गेनिज्म, दवाइयों का किसी जीव पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उनको बनाना कैसे है, ये हम फार्माकोलॉजी में सीखते हैं। और फार्माकोग्नोसी में क्या होता है, तो ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द मेडिसिनल प्लांट, तो जो भी मेडिसिनल प्लांट हैं आपके, औषधीय पौधे जो हैं, उनसे जब कोरिलेट किया जाता है, डीलिंग की जाती है, तो वो फार्माकोग्नोसी में आती है। फिर है फिनोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एज अफेक्ट द सीजनल क्लाइमेट, तो बेटा जब किसी जीव के ऊपर मौसम का प्रभाव होता है उसकी स्टडी जो की जाती है वो फिनोलॉजी के अंतर्गत की जाती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, चलेगा। फ्रेनोलॉजी, स्टडी ऑफ मेंटल फैकल्टीज ऑफ द ब्रेन इंक्लूडिंग फीलिंग्स, तो फ्रेनोलॉजी में बेसिकली ब्रेन की स्टडी की जाती है। इसके बाद है आपकी फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी, पढ़ चुके हैं आप, स्टडी ऑफ एल्गी, शैवालों का अध्ययन। फाइलोजेनी, स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, तो उद्विकासीय इतिहास का जो अध्ययन होता है वो फाइलोजेनी को कहते हैं। अच्छा आपने एक शब्द सुना है फाइलोजेनी, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, सुना है किसी ने, चलो ऐसे बताते हैं, हम में से हर एक जीव, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी भ्रूणावस्था में, एम्ब्रियोजेनिक स्टेज में अपने पूर्वजों के फीचर्स को शो करते हैं, तो इसे कहते हैं ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। जैसे एक एग्जांपल समझो, हम सबको पूंछ थी, हाँ तो बोलो, अच्छा अल्लाह जैसे ही बोले हम सब पशु हैं, अच्छा बोले तुम पशु हो तो बड़ा दुख होता है, अब हैं तो हम पशु ही ना, हाँ नहीं सुनेंगे नहीं, अच्छा और उसी को बोलते हैं ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, हाँ ये ठीक है थोड़ा, मानव एक सामाजिक
पशु है। अब पशु तो पशु ही है, चाहे सामाजिक हो या असामाजिक, ठीक है ना। तो सेम चीज क्या होती है, जैसे हम लोग, जो हमारी एम्ब्रियोनिक फेज आती है, भ्रूण की अवस्था आती है, तो हम उसमें किसी ना किसी अवस्था में टेल या पूंछ जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यही है ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, कि हम अपनी पूर्वावस्था को शो करते हैं कि हम उस तरीके के हमारे पूर्वज थे, पूंछ थी, हम ऐसे चलते थे। भाई क्या होता था, हाथ नहीं थे, धीरे धीरे क्या हुआ, पहला सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव कौन सा था, तो वो होमो इरेक्टस, इरेक्ट मतलब सीधा था। तो जो होमो इरेक्टस था वो सीधा चला, उसके बाद फिर हमें और डेवलपमेंट हुआ तो हम चले, ठीक है। तो रिवॉल्यूशनरी हिस्ट्री जो होती है हमारी उद्भिद विकास की, वो फाइलोजेनी होती है। फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट विद इन द ऑर्गेनिज्म, तो किसी जीव के जो फंक्शंस होते हैं उनकी जो स्टडी होती है। जैसे हम कहें हमारा सर्कुलेशन सिस्टम है तो फिजियोलॉजी का हिस्सा है, हमारा नर्वस सिस्टम है फिजियोलॉजी का हिस्सा है, ठीक है। हमारा एक्सक्रीटरी उत्सर्जन तंत्र जो है ये सब हमारा किसका हिस्सा है, फिजियोलॉजी का हिस्सा है। पिसिकल्चर आपको बता चुके हैं, फिश के लिए, मछलियों के लिए। प्लेटी हेलमिंथोलॉजी, अब प्लेट मतलब प्लेट कैसी होती है हमारी, चपटी। अब प्लेटी हेलमिंथोलॉजी, तो प्लेटी हेलमिंथ जो होते हैं बेसिकली फ्लैट वर्म होते हैं, तो प्लेट मतलब फ्लैट, और हेलमिंथ तो फ्लैट वर्म की स्टडी प्लेटी हेलमिंथोलॉजी कहलाती। पोमोलॉजी ये आ चुकी है एग्जाम में, तो पोमो मतलब फलों की, तो स्टडी ऑफ फ्रूट्स क्या कहलाती है, पोमोलॉजी। पोल्ट्री आप जानते ही हैं, ठीक है। प्रोक्टोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, रेक्टम और एनस की है। प्रोटिस्टोलॉजी तो प्रोटिस्ट की स्टडी है। टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइट्स की है। टेरिडोफाइट सुनिए, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, थैलोफाइटा, तो ऐसी जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है, टेरिडोलॉजी कहलाती है। टी साइलेंट है। राइनोलॉजी तो नोज और ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, तो और जो भी सूंघने वाले सिस्टम है उनकी स्टडी राइनोलॉजी। सौरोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है, तो ये जो सौरोलॉजी है ये किसकी, लेजार्ड्स की, ये आ चुकी है एग्जाम में। तो सौरोलॉजी किसकी है, देखो सर्पेंटोलॉजी किसकी थी, सांप की, स्नेक की, और सौरोलॉजी किसकी है, लिजार्ड की। फाइटो जियोग्राफी कुछ नहीं, फाइटो मतलब प्लांट और जियोग्राफी मतलब भूगोल, तो क्या कर रहे हैं, स्टडी ऑफ प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। तो पौधों का जब पृथ्वी पर वितरण की बात करते हैं तो उसकी स्टडी क्या कहलाती है, फाइटो जियोग्राफी कहलाती है। समझ में आई, फाइटो मींस प्लांट, जियोग्राफी मतलब भूगोल, तो पृथ्वी पर जो पौधों का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी स्टडी क्या कहलाती है, फाइटो जियोग्राफी कहलाती। ओफियोलॉजी ये भी स्नेक्स की स्टडी है, किसकी है, स्नेक्स की। सिल्वी कल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, सिल्वी कल्चर यानी फॉरेस्ट कल्टीवेशन, ठीक है। तो स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, हिंदी में वन संवर्धन भी कहते हैं। डायरेक्ट पूछा गया है कि सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है, तो वनों के संवर्धन से संबंधित है, फॉरेस्ट कल्टीवेशन से संबंधित होता है। नेक्स्ट सर्पेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। स्पेसियोलॉजी मतलब स्पीसीज यानी प्रजातियों का। स्पर्मोलॉजी सीड्स का, ठीक है, बीजों का अध्ययन। स्प्लेंकोलॉजी विसरल ऑर्गन्स का, विसरा समझते हैं आप लोग, विसरल ऑर्गन्स, जैसे जब आप यहाँ अंदर की तरफ जाएंगे तो ये हमारी विसरल लेयर है, इसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे अगर हम कहें किडनी तो विसरल है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, हमारी लंग्स हैं, ये सब विसरल ऑर्गन है, तो इनकी स्टडी क्या कहलाती है, स्प्लेंक्लोलॉजी कहलाती है। फिर स्टोमेटोलॉजी तो किसकी है, बेसिकली स्टमक की स्टडी है, तो स्टडी ऑफ फॉरगेटिंग इंक्लूडिंग बक्कल कैविटी एंड स्टमक, स्टमक यानी आमाशय की, ठीक है। सिनिकोलॉजी तो बोनी जॉइंट्स एंड लिगामेंट की स्टडी सिनिकोनॉमी है। टेक्सोनॉमी तो हम जानते हैं क्लासिफिकेशन है, तो ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं, किसकी स्टडी, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो जंतुओं के या जीवों के जो वर्गीकरण है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत, टेक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। टेरेटोलॉजी फीटल मालफॉर्मेशन, तो जो भी फीटल है, भ्रूण जो है, उसमें जब कोई विकार उत्पन्न हो जाता है उसकी स्टडी टेरेटोलॉजी कहलाती है। और टॉर्पीडो मतलब स्केट्स और रेस की स्टडी है। टॉक्सिकोलॉजी जहर की, मतलब पॉइजन की भी स्टडी होती है, तो हाँ। ट्रोमेटोलॉजी बुंड्स और बुंड्स की स्टडी है। ट्राइकोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है, ट्राइकोलॉजी हेयर्स की है, ये भी पूछी गई है, तो स्टडी ऑफ हेयर क्या कहलाती है, ट्राइकोलॉजी कहलाती है। अच्छा आप ढूंढते रह जाओगे कि ट्राइको कौन सी ट्रैक है ये, तो ट्राइकोलॉजी किसकी है, बालों का अध्ययन ट्राइकोलॉजी कहलाता है। ट्रोफोलॉजी ये आप पढ़े हैं ऑलरेडी, ट्रोफो मतलब न्यूट्रिशन,
ट्रॉफिक लेवल याद है ना, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर। तो ट्रोफोलॉजी किसकी, न्यूट्रिशन या पोषण की। वायरोलॉजी वायरस की है, विषाणुओं की। अब जैसे फाइटोजियोग्राफी थी, ऐसे ही क्या है, जू जियोग्राफी है। तो द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल ऑन अर्थ। सिंपल सा, पृथ्वी पर अगर हम जंतुओं के वितरण की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स की बात करेंगे अर्थ पर, तो वो क्या कहलाएगी, जू जियोग्राफी। और फाइटो जियोग्राफी क्या थी, ठीक है, समझ में आ रही ना बात, बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं हो रहा। बायोफिजिक्स कोई इतनी काम की नहीं है, स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। साइटोजेनेसिस, तो साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो जब हम साइटोलॉजिकल इनहेरिटेंस की बात करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, तो साइटोजेनेटिक्स से तोड़ दो, साइटो मतलब सेल, जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकी। तो समझ में आ रहा है, तो स्टडी ऑफ साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब जैसे साइटोलॉजिकल बेसिस, जैसे हम कहें हमारी सेल में डीएनए होता है, तो उसकी स्टडी करेंगे, आरएनए होता है, तो इन सब की स्टडी साइटोलॉजिकल बेसिस पर होगी। इक्थियोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो फिश के पालन को हम क्या कह रहे थे कि पिसीकल्चर, और यहाँ पर क्या इक्थियोलॉजी। तो स्टडी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ तो क्या हो रहा था, पालन पोषण कर रहे थे, तो फिश एंड इट्स कल्चर, इक्थियोलॉजी। काइनेसियोलॉजी, ये भी बेटा पूछा गया है। तो काइनेसियोलॉजी हमारी मूवमेंट की स्टडी है, स्टडी ऑफ मसल मूवमेंट। तो पेशीय जो मूवमेंट होती है पेशियों को, जो एक जगह से, जैसे मैं ये कर रहा हूँ, अगर हम इसकी स्टडी करेंगे तो क्या हो जाएगी, काइनेसियोलॉजी कहलाएगी। फाइटोजियोग्राफी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। नहीं, गलत है ये, ठीक है, इसको हटा देना आप लोग अपने इसमें पी वाले में, ये डिलीट कर देना, गलत दिया है। पैलियोबॉटनी आपको याद है, पैलियोजूलॉजी याद है। पैलियोजूलॉजी क्या थी, एनिमल फॉसिल की, और पॉलियोबॉटनी किसकी होगी, तो प्लांट फॉसिल की स्टडी। साइकोबायोलॉजी, बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ एनिमल। सार्कोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। तो सार्कोलॉजी जो है वो मसल्स की है, किसकी स्टडी है, स्टडी ऑफ मसल्स, सार्कोलॉजी। सिंडेस्मोलॉजी, जॉइंट्स और लिगामेंट्स की है। टेक्टोलॉजी नहीं पूछ रहा है आपसे कोई। और जू फाइटोलॉजी, ये भी कोई इतनी जरूरत नहीं है। तो स्टडी ऑफ ड्रिफ्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज डाइटम्स वगैरह की जू फाइटोलॉजी कहलाती है। तो आपको देखो, अब मैं आपको, आपके पास सबके पास है ये नोट्स, सुन लीजिए अच्छे से, मैं शुरू से बता रहा हूँ कि कौन कौन से महत्वपूर्ण है, जिससे बाद में आपको बहुत सारे पढ़ने के साथ में आपको ये पता रहे कि एग्जाम में क्या आता है। ठीक है, ना कोई साइंस पूछने वाला है, ना जूलॉजी ना बायोलॉजी। बस बायोलॉजी में क्या पूछेगा, तो फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों एक, और बायोलॉजी शब्द लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था, ये क्वेश्चन आता है। हिस्टोलॉजी, ठीक है, तो स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी टिश्यू की। साइटोलॉजी सेल की, ये याद रख लेना। एंजियोलॉजी, तो स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स, याद है, एंजियोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स। एग्रोस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ ग्रास, घासों की जो स्टडी थी वो एग्रोस्टोलॉजी थी, ये आ जाती है। एंथोलॉजी तो आप समझ ही जाएंगे, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। फिर इसके बाद एपीकल्चर, तो स्टडी ऑफ बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन जो है वो एपीकल्चर है, ये याद रखिएगा। फिर बैक्टीरियोलॉजी तो आप वैसे भी गलत नहीं करेंगे, तो बैक्टीरिया की स्टडी है, जैसे कि वायरोलॉजी वायरस की है, ठीक है। फिर कार्डियोलॉजी, हृदय की, स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी। और कॉन्ड्रियोलॉजी बेटा, स्टडी ऑफ कार्टिलेज। तो कॉन्ड्रियोलॉजी किसकी थी, कार्टिलेज की। सार्कोलॉजी किसकी थी, स्टडी ऑफ मसल्स की, ठीक। क्या, हाँ, मायोलॉजी भी मसल्स की है, ठीक है। फिर इसके बाद कॉन्कोलॉजी याद रखिएगा, कॉन्कोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स, सीपियों का अध्ययन किया जाता है। और क्रायोबायोलॉजी, तो स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑन लाइफ एट वेरी लो टेम्परेचर, जब बहुत कम तापमान पर जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की स्टडी कहलाती है, तो क्रायोबायोलॉजी कहलाती है। फिर ठीक है, इकोलॉजी आपको पता ही है अच्छे से।
एंडोक्राइनलॉजी तो एंडोक्राइन सिस्टम की है, इसमें तो नाम में ही है। एंटोमोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है, किसकी थी? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। फिर यूजेनिक्स, यूफेनिक्स, यूथेनिक्स, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको एक एक करके पहले समझ लें कि यूजेनिक्स क्या है। तो देखिए, स्टडी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, तो हेरिडिटी के लॉ का जब हम प्रयोग करते हैं और ह्यूमन रेस को क्या करते हैं, बताइए जरा, इम्प्रूवमेंट कराते हैं, तो ये क्या कहलाती? यूजेनिक्स कहलाती। समझिएगा, इट इज अप्लाइड बिफोर बर्थ। भाई आप किसी की आनुवंशिकता में कब परिवर्तन कर सकते हैं? जन्म के बाद, जन्म के पहले। यूजेनिक्स इज रिलेटेड टू फ्यूचर जनरेशन, किससे संबंधित होगी? भविष्य की पीढ़ी से। सिंपल दूर रख दो ना उसको। स्टडी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ हेरिडिटी। क्या हो रहा है बेटा? आनुवंशिकता के नियमों को लागू करके मानव जाति में सुधार का अध्ययन। भविष्य की ऐसी पीढ़ी हम देखना चाहते हैं, इसके लिए क्या करें? आनुवंशिकता के जो नियम हैं उनसे मानव जाति में सुधार करें, तो ये क्या कहलाएगी? यूजेनिक्स। ठीक है, फिर आती है एक यूफेनिक्स। अच्छा, एक जैसे ही लगेंगे आपको सब नाम। यूफेनिक्स में क्या है? तो स्टडी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा मानव जाति में सुधार का अध्ययन क्या कहलाएगा? यूफेनिक्स कहलाएगा। जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करोगे तो यूफेनिक्स, और एक होती है यूथेनिक्स। तो स्टडी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय इम्प्रूविंग द एनवायरनमेंट। तो यूथेनिक्स में क्या कर रहे हैं कि उसका एनवायरनमेंट या पर्यावरण को इम्प्रूव करके उसमें जब सुधार करते हैं तो ये क्या कहलाती है? यूथेनिक्स। ठीक है, तो समझिएगा, स्टडी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय इम्प्रूविंग द एनवायरनमेंट, इट अप्लाइड आफ्टर बर्थ एंड रिलेटेड टू प्रेजेंट जनरेशन। जबकि आप यूजेनिक्स में क्या देख रहे थे? यूजेनिक्स देखो ऐसे समझो, जेनेटिक्स के लॉ का प्रयोग किया तो हमने जन्म के पहले हम सुधार करेंगे और फिर ह्यूमन में सुधार हो जाएगा। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज कहाँ करेंगे? यूफेनिक्स में। जबकि यूथेनिक्स में क्या है? हम उसका एनवायरनमेंट सुधार देंगे। ठीक है, तो स्टडी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय इम्प्रूविंग द एनवायरनमेंट, इट इज अप्लाइड आफ्टर बर्थ। भाई पर्यावरण कब होगा उसका? जब वो पैदा हो जाएगा तभी उसके आसपास का वातावरण पर्यावरण होगा, जिसमें सुधार करेंगे तो उसमें सुधार हो जाएगा। बोलते हैं ना, नहीं इसका सर्कल खराब है, फ्रेंड सर्कल खराब है, तो बेसिकली क्या है उसका? वो पर्यावरण ही तो है। क्या कहते हैं कि भाई, कौटिल्य महाराज कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति के दोस्तों को अगर आप जान लो तो उस व्यक्ति के पूरे जीवन के बारे में आप समझ सकते हैं। ठीक है, और आज कहा जाता है कि उसका मोबाइल खोल के ढंग से देख लो तो उसके जीवन के बारे में पूरा समझ सकते हैं। तो यूथेनिक्स, यूथेनिक्स में किसकी बात कर रहे हैं? एनवायरमेंट की। यूजेनिक्स में जेनेटिक्स के लॉ का यूज करेंगे और बिफोर बर्थ जो चीज़ें होंगी वो करेंगे, और यूफेनिक्स में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का करेंगे। अच्छा, तीनों शब्द एक जैसे लगते हैं तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, नहीं तो क्या यूजेनिक्स, क्या यूफेनिक्स, क्या यूथेनिक्स सब एक जैसा लगेगा और यूथेनेसिया या यूथेंसिया प्राप्त हो जाएगा। जानते हैं क्या होता है? क्या होता है यूथेनेसिया या यूथेंसिया? हाँ, वेरी गुड, इच्छा मृत्यु, वॉलेंट्री डेथ। बोले मर गया क्वेश्चन हमारी इच्छा से। अरे कुछ देशों में है ना इच्छा मृत्यु का, कि आप चाहो तो आप मर सकते। अच्छा, भारत में नहीं है यूथेनेसिया की अभी परमिशन, मतलब आप मरना चाहो तो स्वेच्छा से मर नहीं सकते। अच्छा, पता है ना ऐसी कौन सी अपराध या घटना है जिसके हो जाने पर कुछ सजा नहीं हो सकती, लेकिन करने के प्रयास में आपको सजा हो सकती है? सुसाइड ही है वो, आत्महत्या है। मतलब आप मर गए तो अब आपका कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मरने के बीच में आप झूले से, पंखा से लटके। अच्छा, मजेदार बात यह है कि जितने लोग आत्महत्या की कोशिश करते हैं, अगर वो बीच रास्ते में बच जाएं, फिर उनसे पूछो क्यों मरना है, तो उन्हें ऐसा लगता है जीवन में बस मरना ही नहीं है, बाकी सब ठीक है। अरे जैसे जो लोग जहर पी लेते हैं, आजकल बहुत सुना है ना, फिनाइल पी लिया। अब होता क्या अरे बहुत कॉमन है,
और ना अच्छा, लड़कियां बहुत ज्यादा क्या करती हैं, लड़कियां मरने का प्रयास करती हैं, तो क्या खाती हैं, स्लीपिंग पिल्स। ठीक है, मतलब कौन सी, नींद की गोली ज्यादा खा ली। अच्छा, बहू मरने का प्रयास जो ढोंग करती है, मरती नहीं है, ढोंग करती है मरने का, वो क्या करती है, 8-10 गोलियां खा लेगी एकदम से। फिर जब आप गोलियां ज्यादा खाओगे तो एसिडिटी होगी, आपको वॉमिटिंग होगी। हमारे स्टमक का एक ही काम है कि जो भी बेकार सब्सटेंस है उसे वो क्या करता है, डिवॉश करता है, बोले बाहर निकालो, तो आपको होंगी खूब सारी उल्टियां। अब उल्टी में मान लो आपकी गोली या जो भी आपने पॉइजन पिया था। अच्छा, चूहे की गोलियां खाते हैं कुछ लोग, चूहे की गोलियां थोड़ी खतरनाक होती हैं। अच्छा, फिर लोग और क्या करते हैं, और खाते हैं, एक गोली और आती है, सल्फास। हाँ वही तो मैं सोचूं, मैं कुछ भूल रहा था एकदम सही आंसर है। तो जो सल्फास की गोलियां होती हैं वो भी खाते हैं लोग। अच्छा, यूजुअली जो सल्फास समझते हैं ना आप लोग, जो कपड़े वपड़े रख देते हैं इनको रखने के लिए, जब गोलियां खाई जाती हैं तो सल्फास की गोलियां भी खा लेते हैं। अब होता क्या है कि इतने टॉक्सिक नहीं है ये कि तुरंत मर जाओ, साइनाइड थोड़ी है कि जीप पे रखा और काम खत्म। तो कई बार मरते नहीं है, तो उल्टी होती है, उल्टी होती हैं तो फिर क्या होता है, आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर अब गलती से अगर आपने ये कह दिया कि नहीं इसने तो मरने की कोशिश की है, तो फिर क्या होता है, बोले एमएलसी होगी इसकी, पहले पुलिस को बुलाओ, हम नहीं हाथ लगाएंगे, डॉक्टर बोलते हैं। तो ऐसे में फिर फंस जाती है कहानी बहुत। अब पुलिस आ गई मान लो और आप बच भी गए, तो फिर आपको बहुत ज्यादा सताया जाता है अच्छे से, तो बोले इससे तो अच्छा मर जाना था। लेकिन आप विश्वास मानो, जिसको 20-30 उल्टियां हो गई, वॉमिटिंग हो गई, वो कभी मरने की, जहर पी के तो कभी नहीं मरना चाहेगा। फिर वो पता क्या करता है, उल्टी करेगा, बचा लो, फिर उल्टी करेगा, फिर बचा लो, अब की बार बचा लो, फिर कभी नहीं मरूंगा मतलब एक पेशेंट मैंने ऐसे देखा है इतना, मेरे फ्रेंड के एक्चुअली एक मौसा जी थे, उन्हें ऐसा लगता था कि कोई आ जाएगा और उन्हें मार देगा, मतलब उनके दिमाग में डिमेंशिया चलता रहता था। तो एक दिन उनने फिनाइल पी ली, अब पी तो ली, मरे नहीं। और पीने के बाद जो वॉमिटिंग हुई उन्हें, मतलब 25-30 वॉमिटिंग हुई, अस्पताल तक ले जाते उन्हें हड़कंप मचा दिया। अब हम धीरे से जाएं, क्यों मौसा जी, एक बार और नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, अब कुछ नहीं आ रहा, कोई आपको मार देगा। बोले अब क्या है, बच के आ गए हम तो, मतलब उन्हें तो ऐसा लग रहा है अमृत प्राप्त हो गया हो। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो किसकी स्टडी थी, जल्दी बता दो। ठीक है, तो थोड़ा सा टॉक्सिक से बचना। आपको यहाँ यूजेनिक्स, यूफेनिक्स और यूथेनिक्स, तो यूजेनिक्स क्या कर रहे हैं हम, ह्यूमन रेस को इम्प्रूव करेंगे हेरिडिटी के लॉ से, बिफोर बर्थ होगी यूजेनिक्स। यूथेनिक्स में हम बात करेंगे एनवायरनमेंट में इम्प्रूवमेंट करेंगे और फिर ह्यूमन रेस को इम्प्रूव करेंगे, तो आफ्टर बर्थ होगी। जबकि यू फेनिक्स जो होगी वो एनवायरनमेंट, किसकी बात कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग से इम्प्रूवमेंट करेंगे। इन तीनों को बढ़िया से ध्यान रखना। हो गया। फ्लोरिकल्चर आप जानते हैं फ्लावर्स की है, जेनेटोलॉजी बहुत आती है बेटा, ध्यान रखिएगा। स्टडी ऑफ ग्रोइंग से कहें तो बुजुर्गों से संबंधित रोगों की जब स्टडी की जाती है और उनका इलाज किया जाता है तो वो जिरेंटोलॉजी कहलाती है। ठीक है, गायनेकोलॉजी तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित है, हीमेटोलॉजी की थी, इंपॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर तो बागवानी जानते ही होंगे आप। ठीक है, कैरियोलॉजी स्टडी ऑफ न्यूक्लियस या केंद्रक की स्टडी, जैसे सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है तो उसकी जो स्टडी होती है वो कैरियोलॉजी कहलाती है। लाइकेनोलॉजी लाइकेन की। अच्छा, लिम्नोलॉजी याद रखना, ये भी पूछा गया है, तो फ्रेश वाटर लेक्स पॉन्ड स्ट्रीम्स, जो साफ पानी होता है ना, बहता हुआ पानी जो है, उसकी स्टडी जब की जाती है तो लिम्नोलॉजी कहलाती है। मैमोलॉजी तो जानते ही हैं, मैमल्स की है। मेलेनोलॉजी ये भी आई है बेटा, तो मेलेनिन पिगमेंट जो होता है उसकी स्टडी। और माइकोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से जानते हैं, स्टडी ऑफ फंगस, कवक का अध्ययन। मर्मेकोलॉजी किसका था, चींटियों का, तो स्टडी ऑफ हाइंड। ठीक है, फिर नेफ्रोलॉजी किडनी का, न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम का, और ऑन्कोलॉजी कैंसर की स्टडी है। ऑप्थेल तो भूलोगे नहीं। ऑस्टियोलॉजी बोन्स की है। ठीक है, पीडोलॉजी सॉइल की है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लगा पा रहे हैं ना निशान। पिसिकल्चर फिशी की है। पोमोलॉजी फ्रूट्स की, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ और पढ़ना ही नहीं है आपने बता दिए तो,
सौरोलॉजी लिजार्ड्स की है, ओफियोलॉजी स्नेक्स की स्टडी, सिल्वीकल्चर पे 2-3 स्टार बना दो, फॉरेस्ट सिल्वीकल्चर है, और इसके बाद में ठीक है टॉक्सिकोलॉजी जहर की है, ट्राइकोलॉजी स्टडी ऑफ हेयर, और ट्रोफोलॉजी न्यूट्रिशन पोषण की, पोषण का अध्ययन ट्रोफोलॉजी कहलाता है। वायरोलॉजी तो वायरस का है ही, ठीक है। इक्थियोलॉजी स्टडी ऑफ फिश एंड इट्स कल्चर, और काइनेसियोलॉजी पैलियोजूलॉजी पैलियोबॉटनी याद रखिएगा, तो पैलियोजूलॉजी में जू फॉसिल होंगे और पॉलियोबॉटनी में प्लांट फॉसिल जो है उनकी स्टडी हो, सार्कोलॉजी मसल की, ठीक है। बस इतनी ही ब्रांचेज हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछी गई हैं, और शुरू में जो हमने आपको कुछ बताई थी अगर आप लोगों को याद हो बिल्कुल, इसके बाद में ये सारे क्वेश्चंस तो सीधे सीधे आए ही हैं, तो इनको तो आप बढ़िया से ध्यान रखना, जैसे हर्पीटोलॉजी उभयचर और सरीसृप की, जूलॉजी जंतुओं की, बॉटनी प्लांट्स की, पीडोलॉजी सॉइल की, जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था और उसकी डिसीज, ऑस्टियोलॉजी बोन्स की, डर्मेटोलॉजी त्वचा की, और ट्रोफोलॉजी पोषण की। इनको आप ध्यान रख लेना, तो आपका क्वेश्चन अगर आएगा तो इन्हीं में से नॉर्मली बनता है, जो आपसे आराम से बन जाएगा, और आराम से ना भी बने तो आराम से बनाने की कोशिश करना, ठीक है। बस मिक्स मत करना, जैसे ये मिक्स होते हैं तो मैंने ये ऑलरेडी आपको लिख दिए हैं कि फाइकोलॉजी, फाइटोलॉजी, माइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हेपेटोलॉजी, हर्पीटोलॉजी, तो हर्पीटोलॉजी रेप्टाइल्स और सरीसृप जो थे उनकी स्टडी थी, और सौरोलॉजी किसकी थी, लिजार्ड्स, छिपकली। अच्छा छिपकली किसी को पसंद है किसी को अच्छी लगती है छिपकली? नहीं लगती। इंडियन छिपकली जो है वो जहरीली नहीं होती है, ठीक है, तो आप चाहो तो उसका अचार बना के खा सकते हो। छी छी, अरे मैं तो कह रहा हूँ खाते हैं ना लोग, लोग तो सांप का अचार खा लेते हैं। आपने देखा बंजारे जो होते हैं बेसिकली लो पीटने वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, सांप पकड़ा आसपास, वो तो बंजारे हैं यहीं वहीं कहीं भी रह रहे हैं बाहर, तो सांप पकड़ा ऐसे पकड़ लेते हैं, कट किया उसका जो थोड़ा बहुत जहर वाला पार्ट है, फिर देखो बढ़िया आग जलाई, उसको एकदम क्या चने की तरह भून दिया, नमक डाला मिर्ची डाली, कट 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 खा लिया। अरे चाइना वाले तो क्या क्या नहीं खाते, कोविड के दौरान देखा था चाइना वालों के खाने पे कितना चल रहा था कि ये कोविड को लाने वाले यही चाइना वाले हैं, ठीक है। अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, सांप थोड़ी, आप दुनिया की हर की चीजें हैं खाने के लिए, ध्यान रखना, खाना नहीं है ऐसे ही बता रहे हैं। हेपेटो ध्यान रखना, हेपेटो लिवर का था, और हेपेटाइटिस किस ऑर्गन से संबंधित है, तो लिवर से। ए बी सी डी ई था, और बी खतरनाक थी, इसको आपको ध्यान रखना है। और वायरस की स्टडी क्या है, तो वायरस की जो है वो वायरोलॉजी है, कौन सी लॉजी है, अच्छा ध्यान रखना, वायरस और बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखो ऐसे सीधा याद रख लेना कि वायरस जो है ना वो लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है, जीवित और अजीवितों के बीच की कड़ी है। जीवित शरीर में है तो रिप्रोडक्शन करेगा, खूब अपनी संख्या बढ़ाएगा, और अगर किसी होस्ट के पास नहीं है वायरस तो ये डेड फॉर्म में पड़ा रहता है, क्रिस्टल के फॉर्म में। आई मूवी देखी है आप लोगों ने, आई, आई देखी होगी ना, तो आई में जो है वही वायरस ही है वो, ठीक है। तो वायरस की खोज किसने की थी, इवानोवस्की, रशियन साइंटिस्ट इवानोवस्की जो थे उन्होंने वायरस की खोज की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो स्टडी ऑफ वायरस वायरोलॉजी, और स्टडी ऑफ बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु, बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। बेटा बैक्टीरिया में ना सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति होती है बैक्टीरिया में, जबकि वायरस में कोशिका भित्ति और सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होती इनमें, तो ना सेल वॉल ना सेल मेम्ब्रेन, इनमें सेल वॉल होती है लेकिन सेल मेम्ब्रेन नहीं होती इनमें, किसमें,
बैक्टीरिया में। तो ये ध्यान रखना अच्छे से कि जो बैक्टीरिया है इनमें सेल वॉल होती है। और बैक्टीरिया की डिसीज में क्या दे रहे थे हम, तो एंटीबायोटिक दी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जीवाणु जनित रोगों में क्या देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। जबकि यहाँ क्या देते हैं, तो यहाँ इंटरफेरॉन दिया जाता है। अच्छा, इंटरफेरॉन हमारी बॉडी में भी बनते हैं और बाहर से भी दे सकते हैं। ठीक, तो अच्छा, बहुत लोग गलत करते हैं, वायरस डिसीज के लिए ट्रीटमेंट क्या है, तो लोग सीधा एंटीबायोटिक लगा देते हैं। एंटीबायोटिक नहीं होता है, इंटरफेरॉन होता है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो बैक्टीरिया के लिए क्या है, बैक्टीरिया के लिए बताओ जल्दी से। ठीक है, एंटीबायोटिक। और वायरस के लिए एक डेटा लिख लीजिए, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है, लुइस पास्चर और रॉबर्ट कोच, दोनों को जाना जाता है, लिख लीजिए। लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में कौन आते हैं, लुइस पास्चर। ठीक है, लुइस पास्चर नहीं सुना, रॉबर्ट कोच। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, नहीं, वो तो वायरस है। बैक्टीरिया की खोज, नहीं, ल्यूवेनहॉक, लिख लीजिए, एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक, एवी ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। लिख लीजिए, बैक्टीरिया की खोज एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक 1670s में की थी इन्होंने। ठीक है, और इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के रूप में जानते हैं, एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक को। ठीक है, इसमें ना पॉज करना भी। तो देखिए बेटा, आपको ध्यान रखना है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, एंटी बॉन ल्यूवेन हॉक। तो एंटोनी बॉन ल्यूवेन, एबी ल्यूवेन हॉक के नाम से जानते हैं, ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं। इसके अलावा इन्होंने किसकी खोज की, ठीक है, तो एंटी बॉन ल्यूवेन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी, कब, 1670s में। ठीक है, और जबकि बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन थे, लुइस पास्चर। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना अच्छे से। और वायरस शब्द किसने दिया, इवानो बस्की ने। किसने दिया था वायरस शब्द, इवानो बस्की ने। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कभी कभार पूछ ली जाती हैं। और वायरस थे क्या, तो वायरस जो है वो क्या है, तो लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, जीवित और अजीवितों के बीच की कड़ी कहलाते हैं। नॉर्मली ये क्रिस्टल फॉर्म में डले रहते हैं, जब कोई इन्हें होस्ट मिलता है तो फिर ये रिप्रोडक्शन करने लगते हैं। इनमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, जबकि बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है। अब देखो एंटीबायोटिक, ये यूपीएससी ने पूछा था बेटा क्वेश्चन, कि एंटीबायोटिक जो है वो कैसे बैक्टीरिया को नष्ट करती है। तो थोड़े, ठीक है, जैसे मान लो ये एक बैक्टीरिया है, ये इसकी सेल वॉल है, तो ये सेल वॉल को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो डिस्ट्रॉय द सेल वॉल, कोशिका भित्ति को नष्ट कर देता है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या है, क्या नहीं है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस टूटा फूटा है इनमें, क्योंकि इनमें कौन सी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो केंद्रक इनमें टूटा फूटा होने के कारण, केंद्रक के ऊपर झिल्ली नहीं होने के कारण, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह कुछ नहीं होने के कारण, इनका जो मटेरियल है वो यहाँ वहाँ फैल जाता है। तो इस तरीके से इनकी डेथ हो जाती है। ठीक, जबकि इनके पास तो सेल वॉल है ही नहीं। अब सेल वॉल पे एक्शन करेगी एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, लेकिन इनके पास तो सेल वॉल ही नहीं है। तो उस स्थिति में एंटीबायोटिक्स जो है वो वायरल डिसीज में वर्क नहीं करती हैं। बात समझ में आ रही है कि एंटीबायोटिक कैसे आपकी बैक्टीरिया को नष्ट कर देती हैं।
ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। लुईस पाश्चर का नाम आप लोगों ने और कहाँ सुना है? पाश्चुरीकरण, तो पाश्चुराइजेशन जो टेक्निक है, पाश्चुरीकरण की जो तकनीक है, वो लुईस पाश्चर की ही आपको ध्यान रखना है। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लुईस पाश्चर, जबकि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटीबॉन ल्यूवेनॉक, और बैक्टीरिया की खोज किसने की? ठीक है, तो एबी ल्यूवेनहॉक जो है, इन्होंने ही बैक्टीरिया की खोज की थी, जबकि वायरस शब्द किसने दिया? इवानो बस्की ने। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब आपको ये समझ में आ गया होगा, जैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, डीपीटी क्या है? ठीक है, तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटेनस, ये इसका फुल फॉर्म है। एक डिप्थीरिया डिसीज है, एक पर्ट्यूसिस है जिसे हम बूफिंग कफ भी कहते हैं, काली खांसी, और एक है टेटेनस। टेटेनस याद करो, आप पढ़ चुके हैं, टेटेनस में ही क्या हो जाता था? लॉकजा हो जाता था। तो ये जो डीपीटी है, ये डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटेनस है। तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटेनस, ये तीनों जो है आपको ये ध्यान रखना है। जैसे एक होता है बीसीजी, तो बीसीजी का टीका किस में लगाया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस में। तो आफ्टर बर्थ, ठीक है, तो आफ्टर इंस्टेंट बर्थ मतलब जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है, जो कि ट्यूबरक्लोसिस में लगाया जाता है। अच्छा, अब डिसीज में थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, मैं डिसीज को आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, आज तो आपका टेस्ट रहेगा तो हो भी नहीं पाएंगे, बट थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा कि डिसीज में जो क्वेश्चन आते हैं, एक आते हैं कॉजिंग एजेंट से, कि डिसीज हो किससे रही है। कभी कभी इसके कैरियर या वाहक से क्वेश्चन आते हैं कि इनका कैरियर कौन है। और तीसरा जो क्वेश्चन आता है, वो कभी कभी इन्वेस्टिगेशन की, इनकी जांच, जैसे कि आपको मैंने एड्स बताया, तो एड्स की जांच किससे की जाती? एलिजा टेस्ट से। ठीक है, तो इस तरीके की कभी कभी जांच के लिए पूछ लेते हैं। और एक जो इसी में एड्स सॉरी डिसीज में जो क्वेश्चन बनता है, अफेक्टेड ऑर्गन की प्रभावित अंग क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल पूछूं आपसे, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी को बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? क्षय रोग। क्षय कर देता है जीवन का ये पूरे तरीके से। तो ये जो ट्यूबरक्लोसिस या क्षय रोग है, इसका अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है? बताइए। अच्छा चलो ऑप्शन दें, लंग्स, बोन, ब्रेन, ऑल। ऑल है, ठीक है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा बदल दें, ठीक है, कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन, तो अगर आपसे पूछा है टीबी में कॉमनली अफेक्टेड या मोस्ट अफेक्टेड, सामान्यतः बेटा हम लंग्स ट्यूबरक्लोसिस देखते हैं, क्या फेफड़ों की टीबी, ये कॉमनली होती है, सोशल डिसीज कहलाती है टीबी, तो ये तो कॉमनली अफेक्टेड है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ट्यूबरक्लोसिस है, ये ऐसा नहीं है, ये बोन टीबी भी हो सकती है, ब्रेन टीबी हो जाती है लोगों को, इंटेस्टाइनल टीबी हो जाती है, स्पाइन में टीबी हो जाती है। तो ऐसे समझ लो कि टीबी हर जगह पाई जाती है। आपने देखा ना, डी टीवी, डिस टीवी, ये छत्ते जो लगे होते हैं, मतलब बंगलों से लेके झुग्गी झोपड़ियों तक हर जगह टीबी हर जगह पाई जाती है। तो ऐसे समझ लो कि टीबी हर जगह पाई जाती है, मतलब टीबी किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकती है। लेकिन कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन क्या होगा? लंग्स होगा। तो अलग अलग डिसीज में जो अफेक्टेड ऑर्गन है, इनसे भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। समझ पा रहे हैं? क्या समझे? एक क्वेश्चन कॉजिंग एजेंट की, डिसीज है किससे, जैसे मान लो किसी बैक्टीरिया से हो रही है, किसी वायरस से हो रही है, या प्रोटोजोआ से हो रही है, एक। फिर उसका कैरियर या वाहक जो डिसीज फैला रहा, फिर फैलाने में मदद कर रहा है। जैसे याद करो, मलेरिया किससे होता है? तो प्लाज्मोडियम से होता है। लेकिन फैलने के लिए कैरियर कौन चाहिए? फीमेल एनाफ्लीज, क्योंकि मादा मच्छर नहीं हो तो प्लाज्मोडियम आके हमें काट नहीं सकता। प्लाज्मोडियम किस में होगा? फीमेल एनाफ्लीज में, और फीमेल एनाफ्लीज हमें जब काटेगी, इसकी लार ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड में होगा, तब हमें मलेरिया होगा। तो कॉजिंग एजेंट और कैरियर समझ में आया। और कुछ नहीं, कैरियर को आप कोरियर मान लो, कि सामान जो होता है क्या कोरियर वाले का होता है? सामान कंपनी का होता है,
या जिसने खरीदा उस मालिक का होता है। तो कोरियर क्या कर रहा है, अमेजोन से लाके सामान आपको दे रहा है। तो जो प्लाज्मोडियम था उसने मादा एनाफ्लीज कोरियर है, ये कैरियर है, और हमें डिलीवरी कर दी इसने। ठीक है, ऐसे ही टाइगर मॉस्किटो या एडीज मॉस्किटो ने किसकी डिलीवरी की थी, डेंगू की। तो बस ऐसे क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। तो चीजें बिल्कुल क्लियर कट ध्यान रखना, मतलब गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि आप कॉजिंग एजेंट की जगह आपने डिसीज का कैरियर बता दिया, या फिर अफेक्टेड ऑर्गन को आपने नहीं समझ पाया, या इन्वेस्टिगेशन जांच कौन सी हो रही है ये क्या है, और फिर बस बैक्टीरिया की डिसीज का इलाज किससे होता है, तो एंटीबायोटिक से होता है। वायरस के लिए इंटरफेरॉन होता है, फंगस के लिए एंटी फंगल दी जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। कर पाएंगे आप लोग? ठीक है, चले अब हम आगे। तो ब्रांचेज में बहुत ज़्यादा समस्या तो नहीं आ रही है किसी, जल्दी बोलो। अच्छा, एक और चीज चलो आपसे पूछ ही लेते हैं। आप बताना हमें कि जो इकोसिस्टम था, इकोसिस्टम के फादर कौन थे? इकोसिस्टम फादर ऑफ इकोलॉजी ये थे अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट। और इकोसिस्टम के कौन थे? यूजीन ओडम। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन थे? रामदेव मिश्रा। जोश आ गया आप इन लोगों को? मिश्रा जी के नाम पर जोश आ गया। तो कौन है? चलो आगे बढ़े। अब देखिए, चलिए कुछ वायरस की डिसीजेस की बात कर लेते हैं हम बेटा। तो वायरस जो है, पहले तो बताइए, स्टडी ऑफ वायरस, वायरोलॉजी, और तेज हो रहा है। तो ब्रांच क्या है, वायरोलॉजी है ये। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल का खंड, तो इनमें क्या है, बेसिकली एक प्रोटीन की लेयर पाई जाती है। किसकी लेयर पाई जाती है इनमें? तो आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रोटीन से बना होता है। और याद रखिएगा कि जो वायरस है इसका नाम किसने दिया था? इवानो बस्की ने। इनको आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कुछ डिसीज की बात करें, चेचक, ये हमने आपको उस दिन भी पढ़ाया था। तो चेचक 1977 में, चिकन पॉक्स या चेचक से इंडिया जो है वो फ्री हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है, अब जैसे चेचक कैसे होता था चिकन पॉक्स, तो रोगी की त्वचा, थूक, वायु या वस्त्र, स्किन, स्पिट, एयर, क्लॉथ्स। अगर आपने किसी को मान लो चेचक है और उसने स्पिट किया और आप उसके कांटेक्ट में आ गए, या उसके आपने क्लॉथ्स ही यूज कर लिए, तो क्या हो जाएगा, चिकन पॉक्स जो है वो हो जाता है। और रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो वेरियोला। चिकन पॉक्स के लिए क्या है? वेरियोला वायरस जो है वो, याद रखिएगा अच्छे से। अब यहाँ पर कंठमाला या मम्स, मम्स जो है ना बेटा, मम्स जो आर्थोरुब्यूला वायरस है उससे होता है। मम्स सुनिए, गाल बड़ा हो जाता है, एकदम सूज जाता है बच्चे में। तो ये जो है ना, पैरोटिड ग्लैंड प्रभावित होती है, और ऐसे पूरा एकदम ऐसे फूल जाएगा उसका। ठीक है, तो सामान्य नाम गलसुआ, ये तो सुना होगा, गलसुआ। एकदम गाल, बच्चे का गाल देखो एकदम तंबूरा हो जाता है, मतलब ऐसे छोटा सा है और वो फूल गया। फूल अच्छा खासा, मतलब अलग ही समझ में आएगा, हाँ भैया मम्स वाला बच्चा है ये। तो किससे हो रहा है? मम्स जो है वो ऑर्थोरुब्यूला वायरस के। ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट। कौन? पोलियो। ठीक है, तो अगर आपसे पूछें कि पोलियो में अफेक्टेड ऑर्गन क्या है, ठीक है, तो नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और स्पेसियल, अगर बहुत स्पेशलाइज्ड बोलें कि भाई क्या क्या प्रभावित होगा, और ज्यादा स्पेशल बोलें तो एकदम स्पेशलाइज्ड बताइए। नर्वस सिस्टम तो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हमारी पोस्टीरियर हॉर्न सेल होती हैं। क्या होती हैं? पोस्टीरियर हॉर्न सेल जो होती हैं वो अफेक्ट करती हैं। एक ब्रेन होता है, एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर यहाँ ब्रेन में जो पोस्टीरियर हॉर्न सेल होती हैं
वो अफेक्ट करते हैं। अरे आप गोली मारो, नर्वस सिस्टम तो याद रख लोगे। अच्छा, कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे हाथ में पोलियो हो गया, पैर में पोलियो हो गया, तो लोग सोचते हैं कि हाथ पैर प्रभावित हो रहे हैं। नहीं, गलत है। हाथ पैर तो रिजल्ट है कि उसके पैर मतलब पोलियो हो गया है, तो अब उसको क्या हो रहा है, नहीं चल पा रहा है वो, बट एक्चुअल में उसका नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। तो पोलियो में कौन सा सिस्टम, नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और फाइनली क्या हो जाती, तो पैरालिसिस हो जाती है। किसके कारण हो रहा है पोलियो, तो पोलियो माइलाइटिस वायरस या पोलियो वायरस, कुछ नहीं तो माइलाइटिस भी भूल जाए, तो पोलियो माइलाइटिस या पोलियो वायरस के कारण होता है। किससे फैल रहा है ये, संचार का माध्यम क्या है, तो दूषित भोजन और जल से भी फैल सकता है। तो ये बार कहाँ हो सकते हैं, खाने में हो सकते हैं ये वायरस, पानी में हो सकते हैं। पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम भारत में कब शुरू किया गया, तो 1995 में पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम भारत में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और बाईवैलेंट पोलियो वैक्सीन का प्रयोग होता है 2012 में 24 फरवरी को सक्रिय पोलियो संचरण वाले स्थानिक सूची से हटा दिया गया। तो एंडेमिक डिसीज के रूप में जिनमें पोलियो था कि हाँ भाई यहाँ स्पेसिफाई ये डिसीज होती है, 2012 में WHO ने भारत को हटाया। 14 में क्षेत्र भारत को पोलियो मुक्त किया गया। तो ये पूछ लिया जाता है कि भारत को पोलियो मुक्त कब, तो 2014 में। इसके लिए वैक्सीन कौन सी लगाई गई, तो बेटा जॉन साल्क जो थे या जोनास साल्क जो है 1953 में इन्होंने पहला वैक्सीन जो है वो खोजा था, और अल्बर्ट साबिन ने। अब देखो, जैसे आपसे पूछें कि पोलियो वैक्सीन किसने बनाई, तो एक ऑप्शन होता है साल्क, एक होता है साबिन, एक होता है साक एवं साबिन। तो आंसर अच्छा क्या है, बोथ। लेकिन अगर पूछे पहला टीका किसने बनाया था फर्स्ट पोलियो वैक्सीन, तो जॉन साल्क ने 1953 में। लेकिन पूछे कि फर्स्ट ओरल पोलियो वैक्सीन किसने बनाई, तो साबिन ने। तो तीन अलग अलग प्रश्न हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। जो सीधा पूछे पोलियो वायरस की खोज, तो साल्क एवं साबिन, ये हो गया। लेकिन अगर पूछे पहला टीका किसने बनाया, तो जॉन साल्क ने। और अगर पूछे पहला ओरल, सुना होगा ना ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, 2 बूंद जिंदगी के, तो पहला जो ओरल पोलियो वैक्सीन था वो किसका था, तो अल्बर्ट साबिन का था। तो तीन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और पोलियो मुक्त है भारत अब। हेपेटाइटिस बी, ठीक है, तो हेपा डीएनए वायरस परिवार का है ये, और लिवर अफेक्ट करता है, लिवर में स्वेलिंग हो जाती है, बर्न करने लगता है ये। इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड के कारण होता है। तो संचार माध्यम क्या है, तो इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड जो है, इससे हेपेटाइटिस बी फैलता है। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी बहुत इन्फेक्शियस है। अगर बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आओगे तो बहुत तेजी से हेपेटाइटिस फैलता है, ब्लड से, सीमेन से, तो इनसे हेपेटाइटिस बी फैल जाता है। डेंगू, ब्रेकबोन या हड्डी तोड़ ज्वर के रूप में जाना जाता है डेंगू को। कौन सा, डेंगू वायरस फ्लेब्रिडी फैमिली से होता है बेटा ये। और एडीज एजिप्टी वायरस, एडीज याद रख लो, एजिप्टी को गोली मारो। एडीज में एक एल्बोपिक्टस है और एक क्यूलेक्स फेंटीगेन, ये इसके क्या हैं, कैरियर या वाहक हैं। सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो एडीज एजिप्टी जो होता है इससे ही ये फैलता है। और क्या हो जाता है डेंगू में, जॉइंट्स में पेन होने लगता है, और डिक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो कम होने लगती है। ठीक है, तीव्र दर्द होगा। मजेदार बात ये, अच्छा जॉइंट पेन और कौन सी डिसीज में होता है डेंगू के अलावा, सॉरी, आर्थराइटिस, हाँ ठीक है, और ऑस्टियोमलेशिया भी, चलो ठीक है। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया में बहुत दर्द होता है। चिकनगुनिया हुआ किसी को, नहीं हुआ आप में से किसी को, मुझे हुआ है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जब मुझे हुआ था ना तो बहुत दर्द हुआ था, मैं बहुत खुश होता था जब मैं छोटा था। सबको चिकनगुनिया होता था, सब पता क्या बोलते थे, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द, मतलब बोलते ना हर एक जोड़ में दर्द। मतलब आप ऐसे उंगली हिलाओगे तो इस उंगली में भी दर्द है, इसके इस वाले हिस्से में भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, घुटने में भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मतलब कोई जॉइंट छोड़ता नहीं चिकनगुनिया अगर अपने एकदम पीक पर होता है तो। अच्छा, क्योंकि किसी को अगर अनुभव नहीं हो और दूसरा हिल नहीं पा रहा हो और बोले बहुत दर्द हो रहा है, तो एक दिमाग में सवाल आता है कि सच में हो रहा है या ऐसे ही बोल रहे हैं। फितूर है वो तो, दूसरे का दर्द कहाँ फील होता है लोगों को। मैं भी मानव ही था, हूँ, दोनों ही बातें।
तो मैं बड़ा खुश था, मुझे चिकनगुनिया नहीं हुआ, सबको चिकनगुनिया हो गया। और जब सबका चिकनगुनिया ठीक हो गया, फिर जो मुझे चिकनगुनिया हुआ, अब सब पूछते थे क्यों, दर्द होता है क्या? इतना दर्द होता है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि हर एक जॉइंट में पेन हो रहा है। और अभी चिकनगुनिया बेटा फिर से प्रिवेल करने लगा है, तो कृपया मच्छरों से बच के रहें। ठीक, चलो वापस आओ। तो डेंगू में प्लेटलेट याद रखना अच्छे से। इसके बाद रेबीज। रेबीज जो है ना बेटा, ये हमारे सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। अच्छा, रेबीज में भी लोग कई बार नर्वस सिस्टम पर नहीं जाएंगे, क्योंकि लोगों को क्या लगता है रेबीज कैसे होती है, पैर में कुत्ता काटता है। अच्छा, यूजली कुत्ता पैर में ही काटता है, और हाथ में काटा किसी के, वो घर में खिला रहे होगे तब काटेगा वो। गली का कुत्ता कैसे जाता है, आप चाह रहे हो कुछ लिए हो, वो उसे खाने की कोशिश करता है, आप ऐसे करते हो वो पैर पकड़ लेता है। मतलब इतनी फुर्ती में काम होता है। तो अब पैर में कुत्ते ने काटा, तो लोग सोचते हैं पैर होता होगा अफेक्टेड, काट लिया ना। ना पैर ना हाथ, कौन सा सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। रेबीज जो है ना, ये बेसिकली रेबीज वायरस या रेब्डो वायरस से होता है। अन्य नाम इसका क्या है? हाइड्रोफोबिया या वाटरफोबिया भी, जलांतक। ठीक है, इसको समझो। अब मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कौन है? कुत्ता अकेला नहीं, बिल्ली भी काट ले तो भी रेबीज हो सकता है। बिल्ली क्या, आपको चमगादड़ काट ले तो भी हो सकता है, लोमड़ी काट ले, रैकून काट ले, और मैं कह रहा हूँ गधा काट ले। गुस्सा हो गया गधा, बोले आज छोड़ूंगा नहीं तुझे। तो ये सब जो है क्या हो सकते हैं, ये इसके कम्युनिकेशन मीडिया या वाहक हो सकते हैं, जो अगर आपको काटेंगे और इनमें अगर ये वायरस है तो आपको क्या हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा। इसकी खोज किसने की, रेबीज वैक्सीन की? लुइस पास्चर ने की थी 1885 में। और पहली वैक्सीन किसने बनाई? तो जोसेफ मेस्टर ने। अब होता क्या है बेसिकली, देखो बेटा, जब तक ये रेबीज रहता है। अच्छा, कुत्ते के काटने को आप कभी लापरवाही से नहीं, वो धनिया मिर्ची और नमक वो सब ठीक है, तेल मिर्ची लगवा लेना, वो आपकी इच्छा है, आप लगवा लो, जिसके घर का कुत्ता उसके घर का नमक मिर्ची लगाओ तो कुत्ते का ठीक हो जाता है एक। ठीक है, ठीक है, मुरैना में जो मंदिर है उसके भी पानी कर लो, वो भी माता रानी की कृपा है, वो भी ठीक है। बट आप एक चीज ध्यान रखिए कि सामान्य रूप से आपको रेबीज के वैक्सीन, रेबी 4 जो वैक्सीन आते हैं वो लगवाइए बिना किसी लापरवाही के। क्योंकि आपको काटा है ये, और उसका जो वायरस है वो धीरे 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 नर्वस सिस्टम की तरफ आ जाता है। और एक बार वो अगर नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर लेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा कि रेबीज अब आपका किसी भी स्थिति में क्योर नहीं होगा, और आपको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। इवन आपको पता है लाइट तक से डर लगने लगता है, तो आप सनलाइट नहीं देख सकते। और हाइड्रोफोबिया में व्यक्ति पता है कैसा हो जाता है, मतलब बिल्कुल जो पागल कुत्ता आपने देखा हो वैसे ही उसकी सलाइवा मुंह से टपकेगी और वो काटने को दौड़ता है। ऐसा एक व्यक्ति मैंने देखा है, हम लोग स्कूल जाते थे तो एक घर में एक व्यक्ति को इस तरीके से रेबीज से हाइड्रोफोबिया हो गया था। उसको एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था, इतनी सी खिड़की थी, तो हम ऐसे झांक झांक के देखते थे हम लोग उसको स्कूल जाते टाइम। तो वो बिल्कुल वैसे ही फीचर दिखाता था, उसको सलाइवा आएगी। अच्छा, उसको लाइट नहीं पसंद है, उसको पानी से डर लगता है, तो ये सारे गुण जो हैं वो दिखाई देंगे। और अगर वो किसी को काट लेगा तो उसको भी रेबीज हो जाएगी। ठीक, समझ में आ रही है ना? तो ये खतरनाक है रेबीज, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर होता है एक और डिसीज है येलो फीवर। येलो फीवर बेटा ये फ्लेवरिडी फैमिली से होती है, और यहाँ भी एडीज मच्छर जो है वो काम कर रहा है। तो एडीज जो है वो आपको क्या क्या दे रहा है? डेंगू दे रहा है, चिकनगुनिया भी देता है, ठीक है, और यहाँ पर ये येलो फीवर भी देता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, येलो फीवर, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, जीका, मायरो फीवर, ये सब जो है ये किससे होते हैं? ये एडीज से होते हैं। तो पूछा जाता है कि कौन सी डिसीज एडीज से नहीं होती है? तो एक येलो फीवर है, डेंगू है, चिकनगुनिया है और जीका है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीका बीच में बहुत फैल रहा था, कोविड के बाद में बहुत नए नए अलग अलग चीजें आ रही थी ना, तो जीका की भी बात कर रहे थे। मायरो फीवर भी इससे होता है। और इसी एडीज मॉस्किटो को मैंने आपको क्या बताया था कि इसे टाइगर मॉस्किटो कहते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि भाई जब ये डेंगू का मच्छर काटेगा तो ये दिन में काटेगा और ये क्लीन वाटर में रहता है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कैसा है?
तो वाइट स्ट्रिप्स होते हैं इसके पैरों पे। अब कौन पकड़ेगा, फिर पैर देखें उसके कि भैया कौन से हो तुम। ठीक है, तो इसके पैरों पे कैसे होते हैं, तो सफ़ेद धारियां होती हैं इसके पैरों पे। अगर आपको पता करना है कि ये कौन सा मच्छर है तो कौन सा है ये एडीज है ये। इसी को टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। ठीक है, इतने आपको ध्यान रखना है अच्छे से। तो ये कौन कौन सी डिसीजेज हमने पढ़ी वायरल वाली? पोलियो, पोलियो वायरस से। डेंगू, डेंगू वायरस से। लेकिन किससे हो रही थी? कौन था फैलने वाला? एडीज मॉस्किटो। येलो फीवर भी इसी से। ये अच्छे से ध्यान रखना है। पोलियो, पोलियो वायरस से। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है पोलियो में अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा था? नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस में था? रेबीज में। तो इनके कभी कभी अफेक्टेड ऑर्गन्स जो हैं वो पूछे जाते हैं, इनको आप बढ़िया से ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रख लेंगे, कोई समस्या है यहाँ तक? फिर आ जाती है एक डिसीज बेटा, जापानीज एंसेफेलाइटिस। अभी इसके बहुत सारे वैक्सीन भी लग रहे हैं, अगर आपको पता हो, जेई के टीके। तो ये अफेक्टेड ऑर्गन इसमें ब्रेन है, और वायरस फ्लेबरिडी फैमिली का है, और यहाँ क्यूलेक्स मच्छर जो है। अच्छा, कभी अगर क्यूलेक्स ऑप्शन में नहीं हो तो इसमें भी आप किससे फैला सकते हो? ये एडीज से। ठीक है, क्यूलेक्स है तो प्रेफरेंस क्यूलेक्स को देनी है। अगर क्यूलेक्स नहीं है तो एडीज मॉस्किटो से भी जेई या जापानीज एंसेफेलाइटिस हो सकती है। और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल वाला रीजन है ये एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब होता है वो बीमारी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाई जाती है, स्थानिक डिसीज। जैसे मैं कहूँ कि ट्रॉपिकल रीजन्स है, मलेरिया। अफ्रीका के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मलेरिया जो है वो एंडेमिक या स्थानिक रोग है, मतलब उस पर्टिकुलर रीजन में वो बहुत पाया जाता है। जैसे एंडेमिक स्पीसीज होती हैं, स्थानिक प्रजातियाँ। तो कोई कोई प्रजातियाँ जैसे वेस्टर्न घाट में कुछ स्पीसीज हैं जो वहाँ की एंडेमिक हैं। याद आ रहा है कि क्या बताया था हमने वेस्टर्न घाट को? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट था, और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जैव विविधता तप्त स्थल। अच्छा, हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट किसका था? हमने आपको लिखवाया था कि हॉटस्पॉट या तप्त स्थल किसका कॉन्सेप्ट है, किसकी अवधारणा है? याद करो आप लोगों, किसी को तो याद आएगा यार, क्या बात है, आज तो आप लोगों ने। हाँ नॉर्मन मायर्स की। तो नॉर्मन मायर्स का कॉन्सेप्ट था ये। और क्या पैरामीटर थे कि किसी को अगर हॉटस्पॉट डिक्लेयर करना है तो? एंडेमिक वेस्कुलर प्लांट्स की 1500 स्पीसीज हो, और उनमें से कितने परसेंट डिस्ट्रॉय हो रही हो? कितने परसेंट? 50, 80, 70? 70%? ए भगवान, कितनी भूल भाल गए आप लोग। 70% जो है वो संकटग्रस्त या एंडेंजर्ड होनी चाहिए, डिस्ट्रॉय हो रही हो। और 1500 जो है वो एंडेमिक वेस्कुलर प्लांट्स की जो स्पीसीज हैं। ठीक है, तो वेस्कुलर प्लांट्स जो है उनकी एंडेमिक स्पीसीज होनी चाहिए, तब कर सकते हैं। तो नॉर्मन मायर्स का है। तो ऐसे ही जो जापानीज एंसेफेलाइटिस है वो कहाँ पर एंडेमिक है? पूर्वांचल में। ठीक है, ओटीटी पे बड़ा फेमस है ये पूर्वांचल, सुना है कि नहीं? चलो, एड्स हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि एड्स एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ठीक है, किससे था बताओ जल्दी से? एचआईवी वायरस से था, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एचआईवी बन पाए जाते हैं। अच्छा, ध्यान रखना है, इसमें हमने और एक एग्जांपल बताया था, एचटीएलवी थर्ड और फोर्थ के कारण भी आप क्या हो सकता है? एड्स हो सकता है। टी सेल जो है प्रभावित होती हैं, स्पेशली हेल्पर टी सेल जो है प्रभावित होती हैं। और इनके लिए टेस्ट कौन सा था? एलिजा टेस्ट। और कौन सी दिन? 1 दिसंबर। और अवेयरनेस कैंपेन रेड रिबन एक्सप्रेस है वो मनाई, ठीक है, इसके लिए चलाई जाती है। तो ये हो गया आपका किससे संबंधित? एचआईवी को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पता है एचआईवी में सबसे ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी अफेक्ट करती है। तो एचआईवी का जो पेशेंट है ना, या एड्स का जो पेशेंट है ना, उसके पास सेकेंडरी इन्फेक्शन होने की बहुत संभावनाएं होती हैं, क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो गई है। और यूजुअली जो एड्स के पेशेंट होते हैं वो एड्स से नहीं मरते हैं, इससे पहले वो सेकेंडरी इन्फेक्शन से मर जाते हैं। मतलब ऐसे मानो कि अगर किसी को एड्स हो गया तो उसको टीबी तो मुफ्त में मिल ही जाएगी, क्योंकि सोशल डिसीज है। कोई भी खांस छींक रहा है और अगर उसे लंग्स ट्यूबरक्लोसिस है तो उसको बेचारे को टीबी गिफ्ट कर दी किसी ने,
और आप लोग भी ये ध्यान रखिएगा कि टीबी किसी को भी हो सकती है हम में से। तो स्पेशली लंग्स ट्यूबरक्लोसिस बहुत जल्दी स्प्रेड करती है। भाई आपको नहीं पता ना, कोई कफिंग कर रहा है, स्नीजिंग की किसी ने, और उसने क्या किया, साल्मोनेला, किससे होती टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और उसने बैक्टीरिया हवा में फैला दिए। अब आपने उसको ले ली मुफ्त में टीबी। तो स्पेशली पब्लिक प्लेसेस, स्पेशली हॉस्पिटल्स में अगर जा रहे हैं, और स्पेशली अगर टीबी हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इन स्थितियों में आप कभी भी खाली पेट ना जाएं। और अच्छी बात पता है कि आपका पेट भरा होगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, और अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपके ऊपर ये अफेक्ट नहीं करेगी। टीबी के बैक्टीरिया हर जगह घूम रहे हैं, बट जो प्रोन एरिया होते हैं जहाँ पर स्पेशली है, और अगर आप वीक हैं, जैसे कुछ लोगों को नींद आएगी, हम नहीं खाएंगे, मत खाओ मर जाओ, तो क्या करोगे, अब नींद तो तब आएगी, नींद से तो क्या होगा, सो गई, जीवन भर के लिए सोने से तो अच्छा है ना। तो आपको ही ध्यान रखना है, टुकड़ों में खाओ। जैसे आप जब बहुत ज़्यादा खा लेते हो तभी नींद आती है। जैसे खाने के बाद क्या होता है, हर किसी को कैसा लगता है, बस भगवान अब सो जाने दो। क्यों होता है ऐसा, नींद क्यों आती खाने के बाद? ठीक है, तो हमारा ब्रेन क्या कहता है, भाई तुमने खा लिया गले तक, अब भर गया तुम्हारा एकदम टैंक फुल, अब क्या करना है, इसे पचाना है ना। तो इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। तो अगर हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई ब्रेन से इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ जाती है, तो ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगी, और इंटेस्टाइन को ज़्यादा मिलेगी, और ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो हमें आलस आता है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा ब्रेक ब्रेक में खाइए। मतलब आप मान लो 4 रोटी खाते हैं आप, तो 2 खा लीजिए, फिर 2 घंटे बाद 2 खा लीजिए। लेकिन जब भी आप पब्लिक प्लेस, स्पेशली जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कहीं हॉस्पिटल्स या इन जगहों पे जा रहे हैं, तो हमेशा खाते पीते रहिए, नहीं तो जो सोशल डिसीज क्या है, टीबी, आपको कहीं भी कोई गिफ्ट में दे देगा, बोले लो मैडम लो सर ये टीबी ले जाओ। ठीक है, तो इनसे आपको बचना है। ठीक, आज के लिए इतनी डिसीज पर्याप्त है, नेक्स्ट डिसीज हम लोग कल देखेंगे। आप लोग ब्रेक ले लीजिए, फिर आपको टेस्ट देते हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू। और आप पढ़ना, अगर ब्रांचेज ऑफ साइंस में जो मीटर्स हैं उनमें, या जो अभी हमने, या जो भी सेक्शन हमने कंप्लीट किया है उनमें कहीं भी, और जो सेक्शन अभी हमने एक्चुअली कंप्लीट किया है उन सबसे क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ उसको रिवाइज करिए। ठीक है, थैंक यू।